एक बार ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पकौड़े बेचने की बात कही थी। पता नहीं क्यों सारे लोग इनके अगेंस्ट हो गए। फिर जब वही सेम बात शाहरुख खान ने एक मूवी के अंदर बोला कि धंधा कोई भी छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सभी लोग वाह वाह करके तालियां बजाने लग गए। और यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि शाहरुख खान ने क्या गलत बोला या मोदी जी ने क्या सही बोला। प्रॉब्लम हमारे देश के लोगों के अंदर है कि उनको सीधी बात बड़ी कड़वी लगती है और उसी बात में कुछ मिर्च मसाला लगा के बोल दो तो सभी वाह वाह और तालियां बजाने लग जाते हैं। आज आप जिधर भी नजर उठा के देख लो, चाहे फिर वो टाटा हो, बाटा हो, अंबानी हो या फिर बिरला हो या फिर 21st सेंचुरी के प्रफुल्ल एमपी चाहे वाला हो, आज वो जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने काम छोटा शुरुआत किया था लेकिन मेहनत और सपने काफी बड़े रखे थे। और आज इसी दिशा में बढ़ता एक स्टार्टअप है जिसका नाम है वाव मोमो, जिसकी शुरुआत सिर्फ 30,000 के कैपिटल से करी गई थी लेकिन आज इसका वैल्यूएशन 1200 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। अब इससे पहले कि आप ये सोचो कि मैं अचानक से क्यों आज पकौड़े और मोमोज की बात करने लग गया हूँ, आपके सामने मैं कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स और नंबर्स शेयर करता हूँ। 2016 में हमारे भारत का एफएसआई बोले तो फूड सर्विस इंडस्ट्री का जो टोटल मार्केट साइज था वो था अराउंड 3 लाख करोड़ रुपए। और 2025 तक ये एस्टिमेट किया गया है कि इसका मार्केट साइज हो जाएगा 8 लाख करोड़ के आसपास, जो कि अभी हर साल 9 से 10% की रेट से ग्रो कर रहा है। और इस पूरे एफएसआई मार्केट के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्यूएसआर का, बोले तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जो कि हर साल 17 से 18% की रेट से ग्रो कर रहा है। और 2025 तक क्यूएसआर का जो मार्केट साइज हो जाएगा पूरा इंडिया के अंदर वो हो जाएगा 76,000 करोड़ का। और इस पूरे एफएसआई मार्केट के अंदर मैं ये ज्यादा स्कोप आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करंटली ये जो इंडस्ट्री है वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड ही है। 2020 में ये 38% ही ऑर्गेनाइज थी और बोला जा रहा है कि 2025 तक ये 50% हो जाएगी। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि अभी कितना ज्यादा स्कोप इसमें है। वैसे अगर मैं कुछ ऑर्गेनाइज प्लेयर की बात करूं जो कि भी 38 से 40% के आसपास है, उसमें केएफसी वगैरह आता है, डोमिनोज है, मैगडी है, यही सब प्लेयर्स हैं। वैसे आज कई सारे इंडियन बेस्ड क्यूएसआर भी उभर के आ रहे हैं, जैसे कि पिज्जा कॉर्नर है, हल्दीराम्स है, जंबो किंग है। बेवरेजेस के अंदर चाय पॉइंट है और एमपी चाय वाला जैसे कई सारे प्लेयर्स हैं। और इसी क्यूएसआर इंडस्ट्री में एक इंडियन बेस्ड ब्रांड है वाव मोमो, जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और आज इसने पूरे ऑर्गेनाइज्ड मोमोज मार्केट का 90% कैप्चर कर रखा है। 3 मेजर फैक्टर्स शेयर करूंगा इनके सक्सेस के, जिससे कि आपको भी आपके रेस्टोरेंट बिजनेस में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, सागर जगदीश दरियानी और विनोद कुमार होमो है, जिनको अपनी पढ़ाई पे या नंबर्स पर नहीं अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा था। मैथ में बड़े कमजोर थे सागर, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में नहीं। जब इनको लगा कि पढ़ाई हमसे नहीं हो पाएगी तब इन्होंने अपने पैशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ये अपने कॉलेज के दिनों में ही ऑब्जर्व करते थे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस से ये बड़े बड़े ब्रांड्स बनते हैं। और विनोद थे नेपाल से, जिसको मोमोज बनाने की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और सागर तो भैया थे ही एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के। दोनों ने ये चीज रियलाइज करी कि ये जो बर्गर मार्केट है ऑर्गेनाइज हो चुका है, पिज्जा मार्केट है वो भी ऑर्गेनाइज हो चुका है, लेकिन ये जो हमारा फेवरेट मोमोज है उसमें आज तक कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर ही नहीं है। ये आज भी स्ट्रीट वेंडर्स ही सिर्फ बेचते हैं। और दोनों का यही सवाल और इनकी मोमोज की क्रेव को लेकर के इन्होंने 2008 में मोमोज मार्केट में एंट्री मारी और पिताजी से 30,000 रुपए की कैपिटल लेकर के एक छोटे से 200 स्क्वायर फीट के स्टॉल से 2 पार्ट टाइम कुक हायर करके अपनी मोमोज की जर्नी शुरू कर दी। और तब से चलते हुए आज ये टोटल 2700 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। साथ ही 19 सिटीज में 425 से ज्यादा इनके आउटलेट्स हो चुके हैं अक्रॉस द इंडिया। और जहां इन्होंने शुरुआत करी थी, पहले मंथ की कमाई थी 50,000 के अराउंड, आज ये पर मंथ 20 से 25 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आखिर कैसे? तो चलिए अब बात करते हैं इनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट के पीछे इनकी क्या स्ट्रेटजी रही है। फर्स्ट, जुगाड़ बाय कल्चर। भारत में ना लोगों को ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता है कि तुम्हें ये काम करने के लिए ये रिसोर्सेज ही चाहिए। अगर उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है और बंदा अगर थोड़ा सा माइंड लगाने वाला हो तो वो जुगाड़ लगा के वो काम कर ही लेगा। कैपिटल इनके पास सिर्फ 30,000 का ही था, उसी के अंदर इनको लैंड लेना था, इनिशियल सेटअप करना था और रॉ मटेरियल खरीदने के साथ साथ मार्केटिंग पर भी खर्च करना था। और ये सारा काम इन्होंने किया कम से कम बजट में। इन्होंने अपना सबसे पहला जो फूड स्टॉल सेटअप किया था वो सेटअप किया था भारत के सबसे बड़े सुपरमार्केट स्टोर स्पेंसर्स के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेंसर्स का एक महीने का किराया ही लगभग 15 से 20,000 का होता है, तो यहाँ इन्होंने सेटअप किया क्यों और कैसे किया? देखो, इन्होंने क्या करा कि वहां पे जो स्पेंसर्स के ओनर थे उससे जाके डायरेक्टली डील किया कि हम आपको एक मंथली फिक्स्ड रेंट नहीं देंगे, हम आपको अपनी रेवेन्यू का 18% देंगे। अगर हमारा रेवेन्यू कभी कम होगा तो आपको रेंट भी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अगर हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा तो आपको उसी हिसाब से रेंट भी ज्यादा मिलेगा। ऑनर को डील अच्छी लगी और उसने सोचा नए उम्र के बच्चे हैं, थोड़ा इनको एक मौका तो जरूर देना चाहिए। ये काम हो गया। फिर क्या, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए तो अपने जो लोकल ग्रोसरी मार्केट था वहां से क्रेडिट पे माल उठा के ले आया। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद 2 कुक्स को पार्ट टाइम पे हायर किया ताकि उनको सैलरी भी कम देनी पड़े और इस हिसाब से शुरू कर दिया अपना धंधा।
अब फिर बात आई मार्केटिंग की कि हमारे पास कस्टमर्स आएंगे कैसे। तो इन्होंने शुरुआत से ही फोकस किया अपना लॉन्ग लास्टिंग ब्रांडिंग के ऊपर। इन्होंने जो अपना लोगो बनाया वो येलो कलर का ब्राइट कलर यूज किया वहां पे, जो कि काफी ज्यादा ब्राइट कलर तो होता ही है और देखने में दूर से आसानी से विजिबल और अट्रैक्टिव लगता है। इन्होंने कभी भी लिफलेट के ऊपर, पोस्टर्स के ऊपर खर्च नहीं करा। ये क्या करते थे कि अपने शुरुआती दिनों में कस्टमर्स को बुलाने के लिए स्पेंसर्स के अंदर जो भी लोग कुछ खरीदने जाते थे उनको डायरेक्टली जाके पोलाइटली पिच करते थे, मेक श्योर करते थे कि वो बंदा या बंदी एक बार हमारे पास आ जाए तो वो दोबारा जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि इनको अपने मोमोज के टेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था और यही सब जुगाड़ वाली स्ट्रेटजी लगा करके ही इन्होंने पहले ही दिन 2200 रुपए की सेल करी और सेम हार्डवर्क और डेडिकेशन से पहले ही मंथ 50,000 की सेल क्रॉस की। दूसरा, इनोवेटिव यूएसपी। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल उसका यूएसपी बनाता है, बोलो तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इन्होंने सबसे पहले स्पेंसर्स के बाहर अपना स्टॉल खोला क्योंकि वहां पे फुटफॉल ज्यादा आते थे। फिर उन्हीं कंज्यूमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल दिया जिससे इनकी सेल्स में ग्रोथ हुई और फिर उन्हीं कंज्यूमर्स के साथ उनके सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू अपनी प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग भी करवाई। अब इनकी वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी हो रही है, वो भी इनके कंज्यूमर्स के द्वारा और वो भी सोशल मीडिया पे, तो वाइड रीच तो इनको मिलनी ही थी। अगला इनका यूएसपी है इनकी क्वालिटी, इनकी हाइजीन और वाइड वेराइटीज ऑफ फ्लेवर्स। अगर आप किसी स्ट्रीट वेंडर के पास आज मोमोज खाने जाते हो तो नो डाउट वहां पे उनका प्राइस आपको सस्ता जरूर मिलेगा, लेकिन आपको वहां पे ना हाइजीन मिलेगा, ना क्वालिटी मिलेगा और ना ही वेराइटीज ऑफ फ्लेवर्स मिलने वाले हैं। और अब तो लोग भैया भारत के अंदर प्राइस के बियॉन्ड जा करके सबसे पहले अपने हेल्थ को प्रीफर करते हैं और तभी आज का जो मोमोज का प्राइस रेंज है वो 45 रुपए से लेकर के 245 रुपए तक वेरी करता है। हाँ, ये बात है कि आप जो अपने स्ट्रीट वेंडर के पास जो स्टीम्ड मोमोज खाते हो जो कि आपको 30-40 रुपए में मिल जाता है, वो इनके पास आओगे तो वो मिलेगा आपको अराउंड 100 रुपए के आसपास। अब वाइड वेराइटीज के ऊपर बात करें तो आप कहीं भी चले जाओगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा वेज मोमो, नॉन वेज मोमो। लेकिन इन्होंने क्या करा कि अपनी प्रीमियम प्राइसिंग के साथ एक नई तरीके का मोमोज लॉन्च किया जिसका नाम था पैन फ्राइड मोमोज, जो कि एक अलग ही गेम चेंजर साबित हुआ इनकी पूरी जर्नी में। इसके अलावा आज इनके पास 12 तरीके के डिफरेंट फ्लेवर्स के मोमोज अवेलेबल है जो कि आई डोंट थिंक आपको कहीं पे और मिलने वाला है। थर्ड, क्रॉस सेलिंग एंड लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी। इनके हमेशा से जो रोल मॉडल रहे हैं वो वही मैकडी वाले, बर्गर किंग वाले और डोमिनोज वाले हैं, जो कि इंडिया के हिसाब से इंडियन लोगों के लिए अलग अलग तरीके के वेज डिशेस या फिर चिकन डिशेस ला करके इंट्रोड्यूस किए इंडियन मार्केट में और आज इंडियन मार्केट में लीड कर रहे हैं। आप अगर कभी मैकडी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर अगर आप सिर्फ एक बर्गर खाने जाओ तो आपको सीधा एक ट्रे ही पकड़ा देते हैं और ट्रे के अंदर मैकडी के साथ साथ फ्रेंच फ्राइज या फिर कोक थमा देते हैं, मतलब कि एक छोटे से स्नैक को पूरे मील में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर के इन्होंने भी अपने मोमो स्नैक को एक पूरे मील में कन्वर्ट किया मोमो बर्गर लॉन्च करके, जिसके अंदर मोमो भी है, बर्गर भी है और कोक भी है और उसके साथ जो करी चटनी होती है वो भी है। लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी के अंदर इन्होंने इस तरीके से काम किया कि जब ये बेंगलोर में अपना पहला आउटलेट खोल रहे थे तो वहां सबसे डिफरेंशिएट करने के लिए, खुद को अलग उभारने के लिए इन्होंने क्या करा कि एक अलग तरीके के मोमोज को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सिजलर मोमोज, जिसके अंदर 3 स्टीम मोमोज, 3 पैन स्टीम मोमोज और राइस नूडल्स के साथ साथ करी भी अवेलेबल था, जो कि वहां के लोगों के लिए एकदम यूनिक और नया एक्सपीरियंस था। लोग काफी इंजॉय कर रहे थे कि इस स्टीम मोमोज, सिजलर मोमोज में से कैसे स्मोक निकल रहा है, मतलब काफी यूनिकनेस आप फील आ रहा है लोगों को। फिर जब ये दिल्ली के अंदर गए तो वहां देखा कि लोगों को तंदूरी काफी पसंद है, तो उसी के हिसाब से लॉन्च किया वहां पे तंदूरी मोमोज, फिर लॉन्च किया चीज मोमोज, फिर लॉन्च किया लसगानिया मोमोज। फिर इन्होंने देखा कि वहां पे लोगों को डेजर्ट काफी पसंद होता है तो उसी के हिसाब से इन्होंने लॉन्च किया फिर चॉकलेट मोमोज। और इस चॉकलेट मोमो के जो सबसे ज्यादा टारगेटेड कस्टमर्स है, जिसको सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं, वो है बच्चे, किड्स। और इसी के साथ साथ ये मोमो रोल भी लाने वाले हैं और पिज्जा मोमोज के मार्केट में भी एंट्री मारने वाले हैं। इनका फ्यूचर प्लान है कि इनके होम ग्रोन ब्रांड को इनको इंटरनेशनली लेके जाना है, जैसे कि आज मैकडी और डोमिनोज ने कर रखा है। और साथ ही इनका फ्यूचर में आईपीओ लाने का भी प्लान है, मतलब कि स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने का, जिसके बाद ये भारत की सबसे पहले ऐसी क्यूएसआर कंपनी बन जाएगी जो कि स्टॉक मार्केट में आपको लिस्ट होने को देखने को मिल जाएगी। लेकिन भैया अगेन, स्टार्टअप करना, स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना इतना आसान नहीं होता। कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार तो आंसुओं के साथ साथ पूरी रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन जिनका डिटर्मिनेशन सॉलिड होता है, विजन काफी क्लियर होता है, वो ही वाव मोमो जैसे ब्रांड को बना पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वाव मोमो की केस स्टडी से आपको काफी सारे इंसाइटफुल लेसन्स मिले होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी इसको लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंसाइटफुल पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।